जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आज भारत के संविधान की क्लास में। आज हम लोग भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 5 से 11 के तहत दिया गया है और जिसमें नागरिकता के बारे में प्रावधान है। भाग 1 में जैसा कि बताया गया था कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी कि हमारी भौगोलिक सीमा क्या है उसके बारे में उल्लेख है। अब उस भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोग जो कि नागरिक कहलाते हैं, वो किस प्रकार से होंगे, उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी, किस व्यक्ति को हम नागरिक मानेंगे, उसके बारे में प्रावधान भाग 2 के अंतर्गत है। ठीक है। भाग 2 के अंतर्गत जो नागरिकता का प्रावधान है, ये याद रखें कि ये नागरिकता का प्रावधान जो है, ये एकल नागरिकता हमारे वहाँ है। भारत में जो प्रावधान है नागरिकता का, वो है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अर्थात हम किसी भी राज्य के हों, ठीक है, हम क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो नागरिकता एकल है, भारत की नागरिकता, न कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक होंगे, न कि बिहार के नागरिक होंगे, न तमिलनाडु के नागरिक होंगे। हम कहाँ के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक। ये एकल नागरिकता का प्रावधान, और ये लिया गया है कहाँ से, ब्रिटेन से। ये प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। अब बहुत डिटेल में ना जाके अनुच्छेद 5 से 11 तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये भारत की संसद को अधिकार दिया गया कि वो समय समय पे नागरिकता के बारे में प्रावधान करती रहे, और उस प्रावधान के तहत 1955 में, सन 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया गया, और इसके तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम, और इसके तहत बताया गया कि कौन कौन से व्यक्ति नागरिक होंगे। तो नागरिक होंगे, पहला वे व्यक्ति नागरिक होंगे जो जन्म से नागरिकता जिनको प्राप्त है भारत की। जन्म से नागरिकता, जन्म से नागरिकता का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी जब हमारा संविधान लागू होता है उसके पूर्व या उसके बाद भारत में होता है, तो वो सारे व्यक्ति भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों का जन्म या हमारे जो पूर्वज हैं जो भारत में थे, उनका जन्म अगर 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में होता है, तो उन्हें किसी भी तरीके की नागरिकता पाने की आवश्यकता नहीं, वो जन्म से ही भारत के नागरिक होंगे। जैसे ही आप 18 साल की एज पूरा करते हैं, आपका डीएल, पैन कार्ड सब बन जाता है, वो नागरिकता का ही प्रावधान है। तो दूसरा हुआ, ठीक है, देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता। देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता। देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता क्या हुआ? देशीयकरण का मतलब होता है कि जैसे भारत की जो भी खासियत है, जैसे भारत की कोई भाषा आपको आती हो, भारत का खान पान, भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा, जो भी आप अगर विदेशी हैं और भारत के किसी संस्कृति से या किसी भाषा से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, तो भारत सरकार को ये कह के कि हम भारत की इस संस्कृति से प्रभावित हैं, इस भाषा से प्रभावित हो, और हम चाहते हैं कि भारत में ही रहें, बसें, तो आप देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए कंडीशन है कि ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो एप्लीकेशन देंगे, उसके 10 वर्ष पूर्व से भारत में आप निवास कर रहे हो। 10 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहे हो। याद रखिए, देशीय, देश मतलब 10, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो 10 वर्ष का है। तो देशीयकरण की नागरिकता प्राप्त करने के लिए देशीकरण के माध्यम से जरूरी है कि आप 10 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहे हो। तीसरा हुआ पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता कैसे होता है कि यदि सपोज करिए कि आप किसी अन्य देश से आके, आप भारतीय हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए कि अन्य देश में रह रहा, फिर पुनः वह भारत में वापस आना चाहता है, तो वो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए कंडीशन है कि एप्लीकेशन देने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में निवास कर रहा हो। पहले ये दोनों अवधि जो थी वो 6 महीने की थी, अब देशीकरण के लिए 10 वर्ष और पंजीकरण के लिए 5 वर्ष का कंडीशन है कि 5 वर्ष आप भारत में रहें। 5 वर्ष पूरा होने पे आप भारत सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि हमें पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाए। जैसे आपने हाल ही में सुना होगा, अक्षय कुमार के साथ कंडीशन हुआ कि वो इससे पूर्व कनाडा की नागरिकता प्राप्त कर लिए थे, और पुनः अब उन्होंने क्या किया कि भारत की नागरिकता हासिल की है, तो किस माध्यम से करेंगे, पंजीकरण के माध्यम से। यही कंडीशन था माधुरी दीक्षित के साथ, जिन्होंने एक अमेरिकन सिटीजन से, रामनेने से, डॉक्टर रामनेने से शादी की, ठीक है, फिर वो अमेरिका की नागरिक हो गई, बाद में पुनः भारत आई, उनके परिवार भी भारत आया, तो उन्होंने पंजीकरण के माध्यम से पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली। तो ये पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता। चौथा जो है वो है वंशानुगत आधार पे या वंश परंपरा के आधार पे। वंश परंपरा के आधार पे नागरिकता। वंश परंपरा के आधार पे नागरिकता का क्या मतलब कि यदि आपका जन्म भारत में होता है या भारत से बाहर भी होता है, सपोज करिए कि भारत से बाहर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो अगर उसके जन्म के समय उसके माँ या बाप
ठीक है, में से कोई भी भारत का अगर नागरिक होता है तो उसका बच्चा जो होगा भारत का नागरिक होगा। जैसे सानिया मिर्जा, उन्होंने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी कर ली। अब उनका जो बच्चा होगा या जो भी बच्चा होगा, वो अगर वो चाहे तो उनके माता की नागरिकता के आधार पर, क्योंकि उनकी माता ने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं प्राप्त की है, वो भारत की नागरिक है, तो उनका बच्चा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहले ये सिर्फ पिता के आधार पर था, लेकिन 1992 में संशोधन करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा माता की नागरिकता के आधार पर भी बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाने लगी, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। ठीक है, तो ये नागरिकता का कंडीशन है कि आप इस तरीके से भारत के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन अगर नागरिकता त्यागनी हो तो आप इसके लिए कंडीशन क्या है, नागरिकता का परित्याग। नागरिकता का परित्याग अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे? नागरिकता का परित्याग करने के लिए जरूरी होता है कि अगर आप स्वतः नागरिकता त्याग कर दें, आप स्वतः इस बात का एप्लीकेशन भारत सरकार को दे दें कि हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, हम दूसरे देश की नागरिक होना चाहते हैं, तो कृपया करके हमारी नागरिकता समाप्त कर दी जाए, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा कंडीशन होता है कि किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पे, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पे, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, जैसे ही आप किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, भारत की नागरिकता आपकी स्वतः खत्म हो जाती है। क्यों? आप गए अमेरिका में जैसे ही आप अप्लाई करेंगे कि हमें अमेरिका की नागरिकता चाहिए, वो ठीक है आपके भारत सरकार से अनुमति लेती है वहाँ की सरकार कि आपका ये नागरिक है, वो हमसे नागरिकता लेना चाहता है, तो क्या हम इसको दें? तो जब भारत सरकार यहाँ से नाम खारिज करती है और कहती है कि ठीक है आप नागरिकता दे रहे हैं, तो वहाँ की नागरिकता आप प्राप्त करते हैं, तो उससे पहले ही आपकी भारत की नागरिकता चली जाती है, आप बताएं या ना बताएं। और तीसरा कंडीशन ये होता है कि सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पे, ठीक है, जिसको पहले देश निकाला कहा जाता था। तो अगर आप किसी आतंकवादी गतिविधि या देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो आपकी नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है, ठीक है, और आपको देश से बाहर जाने के लिए कह सकती है। तो इस आधार पे आपका नागरिकता का परित्याग हो जाता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहा जो विवाद का कारण भी बना, वो था CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कहा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, और बाद में ये ठीक है पहले बिल था CAB और बाद में CAA हो गया, एक्ट हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसमें ये प्रोविजन किया गया था, ये CAA पास हुआ था 2019 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पास हुआ था संसद से, और इसके तहत ये प्रोविजन किया गया था कि बांग्लादेश, श्रीलंका और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो मुस्लिम को छोड़ के बाकी जो कम्युनिटी हैं, यानी जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, जिस माइनॉरिटीज़ में हिंदू, सिख, ठीक है, बौद्धिस्ट, ये सब पाए जाते हैं, जैन, ये माइनॉरिटीज़ अगर, क्योंकि इन देशों में जो मुस्लिम बाहुल्य देश है या मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर जिन देशों का बंटवारा हुआ था, उन देशों में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसलिए भारत सरकार ने इस एक्ट के द्वारा ये प्रोविज़न किया था कि ऐसे व्यक्ति जो प्रताड़ित है माइनॉरिटीज, वो आके भारत में, ठीक है, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और भारत का नागरिक बन सकते हैं। तो CAA 2019 के तहत ये प्रोविजन किया गया था, लेकिन इसका बहुत ही व्यापक स्तर पर विवाद शुरू हो गया था, ठीक है, और ये विवाद शुरू हुआ था असम से, ठीक है, और इसमें डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिटेल में, ठीक है, इसके लिए पूरा एक 10-15 मिनट का समय चाहिए पूरा समझाने के लिए कि क्यों असम से इसका विद्रोह हुआ और कैसे क्यों पूरे देश में फैल गया, क्या क्या इस एक्ट की खामियां थी और क्या इसकी सही चीज़ें थी, उसके बारे में किसी दिन चर्चा करेंगे CAA 2019 के बारे में। तो ये था भाग 2 नागरिकता के बारे में। अब जय हिंद।